सरसों की फसल कटाई के बाद घरवाले करना चाहते थे शादी। युवती अपने परिवार को छोड़कर अब रह रही लिव इन में। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव नाहरसरा की 23 वर्षीय युवती के परिजन सरसों की कटाई के बाद उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया और चूरू के गांव पीथीसर निवासी 25 वर्षीय युवक के साथ लिव इन में रहने पहुंच गई। निहायत ही सीधी सादी लगने वाली इस युवती ने आरोप लगाया है कि उसके घरवाले जबरदस्ती एक शराबी युवक के साथ उसकी शादी करना चाहते थे। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में गांव नाहरसरा की 23 वर्षीय युवती मनोज तंवर ने बताया कि जब वह ग्रेजुएशन कर रही थी तो फर्स्ट ईयर में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घरेलू काम में हाथ बटाने लगी। उसने बताया कि गांव पीथीसर के हरलाल मेघवाल की बहन की शादी उसके गांव नाहरसरा में हुई थी। हरलाल का उसके गांव नाहरसरा में आना जाना था। करीब 2 साल पहले उसकी जान पहचान हरलाल से हुई थी। हरलाल 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, जो कि कन्याकुमारी में पीवीसी फैक्ट्री में काम करता है। उसने बताया कि दोनों की मोबाइल पर बातें होती थी। उसने हरलाल के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। उसके घर वाले सरसों कटाई के बाद उसकी शादी करना चाहते थे। इसके बारे में उसने हरलाल को बताया। युवती ने बताया कि जहां उसका रिश्ता करना चाहते थे वह युवक शराबी किस्म का व्यक्ति है। जब उसने इस रिश्ते से इनकार किया तो उसके परिवार के लोग नाराज हो गए। 26 जनवरी 2025 को उसने अपना घर छोड़ दिया और हरलाल के साथ चूरू आ गई। यहाँ 27 जनवरी को उसने लिव इन के दस्तावेज बनवाए, फिर सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंच गए। चूरू रेलवे स्टेशन के सामने अवैध हेरोइन के साथ 2 महिलाओं सहित 3 लोग गिरफ्तार। डीएसटी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। चूरू रेलवे स्टेशन के सामने डीएसटी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर शाम 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपी राजगढ़ से हेरोइन की तस्करी कर चूरू पहुंचे थे। कोतवाली थाने के एसआई रामशरण ने रात 10 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि चूरू एसपी जय यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने चूरू रेलवे स्टेशन के पास कार्रवाई करते हुए राजगढ़ के 53 वर्षीय लीलाराम सांसी, 55 वर्षीय नरमी देवी सांसी और 40 वर्षीय रोशनी देवी को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से 6-6 ग्राम कुल 18 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच दूधवाखारा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर को दी गई है। ये कार्रवाई कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया और डीएसटी प्रभारी अलका बिश्नोई की अगुवाई में की गई। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार चूरू जिले में अवैध मादक पदार्थों का अभियान चलाया गया है, जिसके तहत चूरू जिले की डीएसटी टीम एवं पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अवैध मादक पदार्थ 18 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है, जिसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष है। ये तीनों व्यक्ति जो है चूरू के हैं, जिनसे कुल 18 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। चूरू जिले के राजगढ़ के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 महिला जिनका नाम नरमी देवी और रोशनी देवी है तथा पुरुष का नाम दिलाराम है। पुलिस के द्वारा इनके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और इनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे जो भी हालातों के उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बसंत शर्मा सर्वसम्मति से चूरू भाजपा जिलाध्यक्ष निर्वाचित। टिबड़ेवाला धर्मशाला में हुआ कार्यक्रम, निकाला गया जुलूस। चूरू जिला मुख्यालय के टिबड़ेवालों की धर्मशाला में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। यहां लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से बसंत शर्मा को भाजपा जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। समारोह पूर्वक हुए निर्वाचन कार्यक्रम में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व चुनाव पर्यवेक्षक अरुण चतुर्वेदी, चुनाव अधिकारी मोहन मोरवाल ने नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा के जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की।
इस मौके पर चुनाव पर्यवेक्षक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का महत्व है। यहाँ पद का मतलब दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जो रात दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण भाव से कार्य करती है। इसके कार्यकर्ता दिन रात देश व समाज की सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। इसके कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासन के संस्कार में ढलकर पद व प्रतिष्ठा की इच्छा किए बिना कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि यह नवीन दायित्व बसंत शर्मा को सर्वसम्मति से दिया गया है। वे एक सामान्य कार्यकर्ता से जिला अध्यक्ष तक का सफर करने वाले व्यक्ति हैं। पार्टी उनसे सभी को साथ लेकर चलने की अपेक्षा करती है। चुनाव अधिकारी मोहन मोरवाल ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में जिला संगठन की दृष्टि से मजबूत बनेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बसंत शर्मा एक कर्मठ व अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आम कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है। उनके नेतृत्व में जिले में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। उन्होंने भाजपा को ऐसी पार्टी बताया जहां एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। विधायक हरलाल सारण ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यकर्ता के सहयोग से वे पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद टिबड़ेवाला धर्मशाला से भाजपा जिला कार्यालय तक पैदल जुलूस निकाला गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को माला और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष से लेकर विभिन्न संगठन के पदों पर जिन्होंने बेखूबी से काम किया, एक विचार से जुड़े हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता का आज पुनः सर्वसम्मत चुनाव हुआ है जिला अध्यक्ष के लिए। बसंत जी के नेतृत्व में ये जिला आने वाले चुनावों की चुनौतियों को स्वीकार करेगा। हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 वर्ष से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने विद्यार्थी परिषद अपने विचार परिवार के साथ काम करते हुए, चाहे वो युवा मोर्चा हो, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति में हो, पूर्व में जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया था मेरे को। पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने, माननीय राठौड़ साहब ने और जी चतुर्वेदी जी ने, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके जिले में वापस पुनः दायित्व दिया जिलाध्यक्ष का, मैं इस संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी कमर कस दूंगा। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अवश्य विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा कार्यकाल देखा होगा, आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना देखा होगा। मैं एक विचार परिवार का कार्यकर्ता हूँ। इस नाते प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया कि परिसीमन का काम चल रहा है पंचायत राज में, उससे परिसीमा का पूर्ण होने के बाद में, नगर पालिकाओं में परिसीमा काम पूर्ण होने के बाद में हम भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका छोटी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में संगठन के चुनाव चल रहे हैं। इसके तहत अभी तक आज चूरू को मिलाकर के 23 जिलों के संगठन के चुनाव पूरे हुए। आज चूरू जिले का संगठन का जिलाध्यक्ष का चुनाव था। सर्वसम्मति से एक ही नामांकन आया, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा जी का। उनको सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके साथ साथ 6 और 3 ऐसे प्रदेश प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन आज हुआ है। 6 विधानसभा और 3 ऐसे करते हुए, सर्वसम्मति से करते हुए पार्टी ने एक अच्छा संदेश सबके माध्यम से देने का। आगे जो चुनाव आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी बसंत जी के नेतृत्व में ये पंचायत के नगर निकाय का चुनाव सामने है। उस चुनाव के नाते से अब निश्चित रूप से संगठन जहाँ प्रदेश में उसकी तैयारी कर रहा है, एक तरह से पुनर्सीमांकन का काम, और उसके बाद फिर चुनाव मिलजुल करके हम राजस्थान में और चूरू जिले में भी निश्चित रूप से अधिकांश सीटों पर जीत पाएंगे। कोतवाली क्षेत्र की एक महिला से घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट का प्रयास, कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला से चाकू की नोक पर लूट करने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में कोतवाली थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस से मंगलवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक शहर के 35 वर्षीय व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया कि नकाबपोश हमलावर ने उसके 8 वर्षीय बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर उसकी पत्नी से नकदी और जेवरात देने के लिए कहा और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। इस पर पत्नी ने बच्चे को छोड़ने की बात कही, लेकिन हमलावर ने तुरंत चाकू पत्नी की गर्दन पर रखकर पहनी हुई सोने की अंगूठी निकलवाई और जेवर छीनने का प्रयास किया। इस दौरान हुई छीना झपटी और हो हल्ला मचाने पर आरोपी हमलावर दीवार फांदकर भागने लगा। रिपोर्ट में बताया गया कि छीना झपटी के दौरान हमलावर का नकाब निकल गया। नकाब निकलने से उसकी पहचान वार्ड संख्या 60 निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद पत्नी और बच्चे डरे हुए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सेठानी जोहड़ मैदान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, चिकित्सा कर्मियों के वर्क स्ट्रेस को कम करने की कवायद। चूरू शहर के सेठानी जोहड़ में चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा क्रिकेट मेडिकल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी की पहल पर इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट का नवाचार किया गया। चिकित्सा कर्मियों के वर्क स्ट्रेस को कम करने तथा खेल के जरिए समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। इसकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें जिले भर से चिकित्सा विभाग की 16 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से लेकर CHO तक की टीम शामिल हुई है। इस मेडिकल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने किया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने मंगलवार को बताया कि अब तक इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें चूरू ACMO टीम, CMHO रतनगढ़, मेडिको 11 सरदार शहर, PMO सुजानगढ़ टीम, CHO SBH तारानगर, चूरू मेडिकल कॉलेज, TB वॉरियर रतनगढ़ विजेता रही। क्रिकेट मेडिकल प्रीमियम लीग में मंगलवार को चूरू मेडिकल कॉलेज और रतनगढ़ PMO की टीमों के बीच रोमांचक मैच खेला गया। इसमें चूरू मेडिकल कॉलेज की टीम ने पहले खेलते हुए 139 रन बनाए, जिसमें डिप्टी MS डॉक्टर इदरीश खान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 रनों की पारी खेली। डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि 139 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए रतनगढ़ PMO की टीम 72 रन ही बना पाई। चूरू मेडिकल कॉलेज टीम की ओर से डॉक्टर इदरीश खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर में 3 विकेट लेकर हैट्रिक बनाई। इस मुकाबले में चूरू मेडिकल कॉलेज की टीम विजेता रही। इससे पहले ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी और अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय कर मैच का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच डिप्टी MS डॉक्टर इदरीश खान को दिया गया। सांसद राहुल कसवा ने अग्रसेन नगर फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, खामियों पर जताई नाराजगी। चूरू सांसद राहुल कसवा ने मंगलवार को शहर के अग्रसेन नगर फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट डिजाइन में मिली खामियों को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसमें सुधार से संबंधित निर्देश दिए। सांसद राहुल कसवा ने दोपहर 3 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि यहां बनने वाले अंडरब्रिज का निर्माण पहले किया जाए, क्योंकि शहर में पूनिया कॉलोनी में पहले से CRIF फंड के तहत ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रगति पर है। जयपुर रोड पर पूर्व में बना ओवरब्रिज अनुपयोगी हो चुका है, अतः आमजन की परेशानियों को देखते हुए पहले अंडरब्रिज निर्माण का कार्य किया जाए। सांसद राहुल कसवा ने बताया कि अग्रसेन नगर फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज राज्य सरकार और रेलवे का साझा प्रोजेक्ट है, जिसमें 20% रेलवे की भागीदारी है। MP कसवा ने ड्राइंग की ब्रीफ समरी बनाने के भी निर्देश दिए। सांसद ने ड्राइंग में मिली खामियों को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप शहर को सुविधा दे रहे हो या समस्या। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट तक 4 लेन, उसके बाद 2 लेन, टी पॉइंट में गड़बड़ी, भरतिया अस्पताल की तरफ कोई रास्ता ड्राइंग में नहीं दर्शाया गया है। इसके साथ ही सर्विस लेन का कोई स्कोप नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ओवरब्रिज में प्रैक्टिकल फॉल्ट ज़्यादा है। निरीक्षण के बाद MP राहुल कसवा ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित जयपुर रोड स्थित ओवरब्रिज को डिसमेंटल घोषित करने की कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी के चलते पुराना ओवरब्रिज अनुपयोगी है। छोटे वाहनों के अलावा यह मार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण बड़े वाहनों को बहुत घूमकर चूरू शहर से गुजरना पड़ता है। देखिए जी, भारत सरकार की CRIF की योजना थी, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि जितने भी हमारे रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनके ऊपर हम सेतु बंधन नाम की स्कीम लॉन्च करें। उसके ऊपर जो नेशनल हाईवे से हटकर जितने भी रेलवे क्रॉसिंग्स होंगी उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की हों, चाहे सिटी रोड्स की हों, चाहे विलेज रोड्स की हों, उनके ऊपर ROB और या RUB बनाने का प्रावधान था। उसी के तहत पहले चरण में हमने चूरू में 3 सेंक्शन करवाए थे। एक राजगढ़ में था सांकू रोड, एक चूरू में पूनिया कॉलोनी और एक पटियारा में था। 23-24 के अंदर एक अग्रसेन नगर का भी ये ROB सेंक्शन हुआ, जिसकी बहुत 100 करोड़ रुपये के ऊपर की लागत है। तो एक सांसद के रूप में हमारा फर्ज है कि हम पहले एडवांस में चीज़ चेक करके चलें कि कहीं प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि पहले भी ये अपना रतनगर रोड के ऊपर जो ROB बना हुआ है उसकी क्वालिटी और उसके में बड़ा इशू रहा। उसको आज पिछले काफ़ी सालों से हैवी व्हीकल्स के लिए बंद पड़ा हुआ है, उसको भी बंद तोड़ के नया बनाने का प्रावधान करना पड़ेगा फ्यूचर कोर्स में, जिसके लिए मैंने जो मंत्री महोदय हैं दिव्या कुमारी जी से मिलकर मैंने लेटर भी दिया कि डिसमेंटल किया जाए
और साथ में जो अब ये बन रहा है इसमें मल्टीपल कट्स हैं। अगर से नगर से 4 लेन आएगा एंड टूवर्ड्स सिटी दोबारा 4 लेन जाएगा। अब हमने कई चीज़ इसमें नोट करी हैं, एक ब्रीफ नोट बनाने को ऑफिसर्स को कहा है। जैसा कि प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए का आसपास का है और 20% डाउन की कॉस्ट पे है, तो 80 करोड़ की लागत से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो 20 करोड़ के स्कोप में कहीं और एलिवेशन या डेविएशन करने का गुंजाइश होगी तो हम, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है इसमें हम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, पर टेक्निकल पार्ट है तो हम कलेक्टर साथ के बैठ के और एससी के साथ बैठ के अगर कहीं डिज़ाइन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे कि आप देखोगे कलेक्टर सर से अगर हम टूवर्ड्स रतन नगर जाते हैं तो उन्होंने 2 लेन का प्रपोजल लिया हुआ है और सिटी की तरफ 4 लेन का लिया हुआ है। तो कहीं डार्क स्पॉट्स और ब्लाइंड स्पॉट्स ना बन जाएं, वरना पब्लिक एट लार्ज को डेली इसको यूज़ करना है कि एक्सीडेंट्स होने की गुंजाइश ना हो। अगर श्रीनगर में भी 4 लेन पुल उतरेगा, आगे कुछ बताई जाती कमियां कि उसको 2 लेन किया जा रहा है, तो ऑफिसर्स को कह के आप लिखित में दीजिए, कुछ क्लियरिटी मुझे हुई नहीं है और उस क्लियरिटी के ऊपर कलेक्टर महोदय से बात करके मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा स्टैचू कलेक्टेड सर्कल है उससे टूवर्ड्स अपना हॉस्पिटल की तरफ भी अपन एक एलिवेशन दे सकते हैं क्या, उसके बारे में भी विचार करेंगे। क्योंकि सर्विस लेन 3.5 मीटर की सर्विस लेन है, उससे ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो नहीं पाएगा, तो रोज़ जाम लगे रहेंगे। तो ऐसी डिज़ाइन ना बन जाए कल को पब्लिक के लिए न्यूसेंस हो। तो इसी मकसद से एक सांसद के रूप में मैंने आज फिजिकल वेरिफिकेशन किया और लोकेशन को समझा है। अब मैं कलेक्टर साथ मीटिंग करके इसको रिजॉल्व करने की विचार जो कह दिया है कि WBM डालकर बढ़िया तरीके से जमा के ट्रैफिक मूवमेंट पब्लिक की दुखदायी ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। NH-52 दूधवाखारा के पास पुलिस ने लाडनू के सीवरेज प्लांट से चोरी हुआ सामान पिकअप सहित पकड़ा, अब चोरों की तलाश। चूरू के NH-52 दूधवाखारा के पास पुलिस ने लाडनू के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से चोरी हुए सामान को एक पिकअप से बरामद कर लिया। अज्ञात चोरों ने लाडनू क्षेत्र के असोटा गांव के पास स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से यह सामान चोरी किया था। पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। दूधवाखारा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि DST के सहयोग से दूधवाखारा पुलिस ने गश्त के दौरान यह कार्रवाई की। गश्त के दौरान NH-52 पर मिली एक बिना नंबर की पिकअप से 38 पाइप, 2 गाटर, 2 जालनुमा स्टैंड, 8 एल्यूमिनियम के वाल बरामद किए गए। पुलिस ने पिकअप को सामान सहित जब्त कर लिया है। अब पुलिस सामान को चोरी करने वाले चोरों की तलाश कर रही है। थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने बताया कि जांच में सामने आया कि जब्त सामान 23 जनवरी की रात को लाडनू क्षेत्र के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से अज्ञात चोरों ने चोरी किया था। इस संबंध में पुलिस थाना लाडनू में मुकदमा भी दर्ज है। रकबों की हाथ रखती है, उनको तो आरोप लगाना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। और जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, काका कुछ बोलेगा तो जवाब दे देंगे, बाकी उनको जवाब देने का फायदा नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो लोकप्रियता है, मेरे नाम से लोकप्रियता लेने की कोशिश की जाए। जनता ने फैसला कर लिया किसको लोकप्रियता मिली, वोट मारने मिला, सांसद बन गया, खाने मिला तो हार गया। और दूसरी बात यह है, और वास्तविकता में ऐसी हालत कर दी कि जो एक अपाहिज व्यक्ति हो, जिसको जो चलने की स्थिति में भी नहीं हो, आपने उसका उठा के भी ट्रांसफर कर दिया। आपने जो लेडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, मेहनत करके पढ़ती लिखती अपना परिवार चला रही हैं, उनको बाढ़ में झालावाड़ जैसे पोस्टिंग करी है, क्या दिखाना चाहते हो? ऐसे लोग दब जाएंगे। और VCR के नाम पे क्या गुंडाराज नहीं चल रहा। RTO D2 किन की गाड़ी पकड़ रहे हैं, ओवरलोड गाड़ियां पकड़ी जाती नहीं है, सिंपल चलती हुई गाड़ी के ऊपर चलान काटे जाते हैं। पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक व्यक्ति को आपने नरेगा उठा के पेमेंट दे दिया, तो कौन सो राज है? गुंडा राज में के राज हो रहे थे, बता दो मैंने, गुंडो राज ही है। भजलाल जी पता ही कौन तारगढ़ में हो के रहे हैं। और मैंने बिल्कुल सही बात की, मैं मेरी बात में बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ और सही कह रहा हूँ कि इन लोगों की अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे, पब्लिक में उजागर करेंगे। और मैं नहीं बोलता, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोल रहा है, मेरे कोई बनाई हुई कहानियां नहीं है कि 14 करोड़ दे दिए। कितने कुंड स्वीकृत करे वहाँ पे एक गाँव के अंदर? 44 करोड़ में से 14 करोड़ रुपए का आपने लेबर पेमेंट दे दी, कितना परसेंटेज उसके साथ में मटेरियल कॉस्ट गया? हमारे पास सब डेटा है, हम बोलेंगे टाइम के ऊपर। अभी सरकार अपना काम कर ले, प्रशासन अपना काम कर ले, सही जांच करे। कितने बच्चों का ट्रांसफर हुआ? 21 के 21 लोगों को राजगढ़ से उठा के आपने भेज दिया सुजानगढ़ वालों को भेज दिया राजगढ़। क्या कर रहे हो? इससे आप वोट ले लोगे? लोगों का दिल जितना पड़ता है, धमकाने से कोई वोट देता भी नहीं है जमाने में। सर, आपने टॉर्चर करने का आरोप लगाया था, टॉर्चर किया जा रहा है। मरम लगाना क्या हो गए? टॉर्चर कहता हूँ जब बसों बसाया आदमी, बच्चा लेडीज जब बच्चा पाल रही है और साथ में गवर्नमेंट की जॉब भी कर रही है, उनको उठा के आप डिस्टर्ब कर दो, कहाँ जाए वो? और क्या लिखते हो आप ट्रांसफर के अंदर? इनको दूर जगह पे भेजा जाए, ये दुरुस्त क्या वर्डिंग है? ये सरकार की मंशा नजर आती है कि इन्होंने लोगों के बट काटने का काम कर रखा है। यहाँ पे जिन लोगों ने वोट इंडिया चुन के उनको आप हटाने की कोशिश करते हो, कौन सहन करेगा इस तरह की राजनीति को? इसका विरोध होना चाहिए। और आप पत्रकार महोदय, आप खुद समझदार हो, उन जाके परिवारों की इंटरव्यू लेके आओ, पूछ के आओ। आज जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी आपने पोस्टिंग करा दी बाढ़ में, पूरा घर डिस्टर्ब नहीं कर दिया आपने?
इससे बदला लेना चाहते हो? ऐसे ये आज तक इतनी ओछी राजनीति हमने कभी देखी नहीं और न हमने कभी करी है। काम की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं और अन्याय सहन नहीं करते किसी भी हालत में। थैंक यू सर। थैंक यू।